नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है युवा बूस्टर अकेडमी पे। और हम फिर से आ गए हैं आपके साथ बेटा इतिहास पे चर्चा करने के लिए। तो पिछली जो हमारी क्लास हुई थी वो इतिहास में मुगलों के पतन से रिलेटेड हुई थी, जिसमें मैंने आपको मुगलों के पतन के बारे में बताया था, चर्चा की थी हम लोगों ने। तो जो पिछली क्लास थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फर्रुखसियर के राज्यकाल में क्या क्या गतिविधियां हुई, और आज हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं फर्रुखसियर के बाद। तो कुछ शासक आए उसके बीच में, फर्रुखसियर के बाद में और मोहम्मद सारंगीला के बीच में। तो एक शासक था जिसका नाम था रफी उद दर्जात। वो मर जाता टीबी के कारण, फिर उसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम होता है रफी उल दौला, और रफी उल दौला की भी मृत्यु हो जाती है अतिसार रोग की वजह से। लेकिन जो रफी उल दौला होता है बेटा, उसका पुत्र आता है जिसका नाम है रोशन अख्तर। वो भारत का अगला मुगल बादशाह बनता है जिसका नाम रोशन अख्तर होता है, और मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि लेकर भारत की गद्दी पर, मुगलों की गद्दी पर विराजमान होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। तो आज हेडिंग डाल लीजिए किसके बारे में? मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें, अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो 1719 एडी से लेकर कब तक है? तो याद रखना आप लोगों को, 1748 तक इसने क्या करा था? शासन किया था। किसने? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। अब हुआ क्या, गद्दी पर बैठने में इसकी मदद किसने की थी? तो किसने की थी आप लोगों को पता है, भली बात पता है, मैंने पिछली क्लासों में आप लोगों को बताया था। तो किसने की थी बेटा? तो शहीद बंधुओं ने की थी। किसने की थी? शहीद बंधुओं ने। मार करनी चल रही है यार। सैयद बंधु, ठीक है। तो सैयद बंधु ने मोहम्मद सारंगीला की मदद करी, लेकिन इसने क्या किया? मोहम्मद सारंगीला ने इन दोनों की हत्या करवा दी थी। किनकी? सैयद बंधु की। दो भाई थे, एक का नाम क्या था? अब्दुल्ला खान था, एक का क्या नाम था? हुसैन अली खान था। दोनों भाई थे। इन्हें किंग मेकर के नाम से पुकारा जाता था। किसके नाम से? किंग मेकर के नाम से, क्योंकि भारत के मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा बादशाह इनके द्वारा बनाए गए थे। किंग मेकर कहा जाता था, और इनकी हत्या करवा दी थी किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। क्यों करवाई? क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला भली भांति जान चुका था, क्योंकि पहले जितने भी शासक हुए थे मुगल सल्तनत के अंदर, और जब से सत्ता के अंदर भागीदारी निभानी शुरू कर दी थी शहीद बंधुओं ने, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? जितने भी शासक होते थे उनको अपने नियंत्रण में ले लेते थे, यानी कि अपने षड्यंत्र में क्या कर लेते थे? शामिल कर लेते थे। और वे जो शासक थे वे इनके षड्यंत्र में आकर क्या हो जाते थे? मार दिए जाते थे। किसके द्वारा मार दिए जाते थे? शहीद बंधुओं द्वारा मार दिए जाते थे, या फिर नया शासक बना दिया जाता था। किनके द्वारा? इनके द्वारा। यानी कि सबसे ज्यादा बनाने वाले और सबसे ज्यादा मारने वाले व्यक्ति कौन थे? ये दो व्यक्ति थे, दो भाई थे। कौन? शहीद बंधु थे। तो अब सबसे पहले जो कदम उठाया रंगीला ने, वो क्या उठाया? तो सबसे पहले शहीद बंधुओं को मारा गया। किसके द्वारा? तो रंगीला के द्वारा। और किसकी मदद से मारा? तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है इनको मारने में किसने मदद की थी? तो निजाम ने करी थी। किसने? निजाम ने। निजाम उल मुल्क, निजाम ने इनकी क्या की थी? हेल्प की थी। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के साथ निजाम मिला था, और तब जाकर क्या हुआ था? इन दोनों को मारा गया था। उसके बाद 1722 में
कब की बात है? 1722 ईस्वी की बात है। हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट हो गया यानी कि हैदराबाद को स्वतंत्र कर दिया। किसने स्वतंत्र किया हैदराबाद को? तो याद रखना, निजाम ने। निजाम ने क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। किसको? हैदराबाद को। कहा गया है कि निजाम के द्वारा कि आज के बाद हैदराबाद किसी के भी आधिपत्य या किसी के भी अंडर में काम नहीं करेगा। सिर्फ मैं किसका क्या हूँ? सूबेदार हूँ और मैं स्वतंत्र रूप से इसका सरदार हूँ और कोई भी किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मेरे ऊपर दबाव डालता है तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। और निजाम ने क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया हैदराबाद। ऐसे जगह जगह प्रांतों पर, भारत के हर जगह जगह प्रांतों पर जो मुख्य प्रांत थे उन पर क्या होने स्टार्ट हो चुके थे? आंदोलन, विद्रोह होने स्टार्ट हो चुके थे। किसके खिलाफ? मुगल बादशाह के खिलाफ। और इसी के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा क्या हुए थे? जो प्रांत थे वे क्या हुए थे बेटा? स्वतंत्र हुए थे। और उनमें होने वाला सबसे पहला कौन सा था? हैदराबाद था। उसके बाद कौन होता है? बंगाल होता है। कौन सा होता है? बंगाल होता है। बंगाल को आजाद कौन करवाता है? बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बंगाल की बात करें तो आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश, बिहार, ये पूरा एरिया किसका होता था? तो बंगाल का होता था। तो बंगाल को स्वतंत्र करने का श्रेय किसको जाता है? तो मुर्शिद कुली खान को जाता है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को आजाद कर दिया, दोबारा बंगाल को स्वतंत्र किया गया। उसके बाद बंगाल के बाद अवध को स्वतंत्र किया जाता है। किसको स्वतंत्र किया जाता है? अवध को। और अवध को कौन स्वतंत्र करता है? अवध को स्वतंत्र कौन करता है बेटा? तो शहादत अली खान। शहादत अली खान। शहादत अली खान द्वारा अवध को क्या किया जाता? स्वतंत्र। इसका नाम एक और बेटा आप लोगों से पूछ सकते हैं, बुरहान, बुरहान खां। देख सकते बुरहान खां या बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क ये भी किसका नाम है? तो याद रखना किसका नाम है? शहादत अली खान। उसके बाद भरतपुर और मथुरा, भरतपुर एंड मथुरा दोनों को स्वतंत्र कर दिया बदन सिंह ने। बदन सिंह। बदन सिंह बेटा एक जाट नेता था। कौन था? जाट नेता था बदन सिंह। मैंने जब आप लोगों को औरंगजेब करवाया था तो औरंगजेब में दो विद्रोह विशेषकर मैंने बताए थे, जिनमें विशेषकर एक विद्रोह था जो 1617 में हुआ था औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान, जिसे जाट विद्रोह कहा गया। और 1672 में एक विद्रोह होता जिसे सतनामी विद्रोह कहा गया। ये दो मुख्य विद्रोह थे जो औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान हुए थे। लेकिन जाट विद्रोह की बात करें तो स्टार्टिंग में जो जाट विद्रोह का जो नेतृत्व किया था गोकुल जाट ने किया था। और गोकुल जाट के बाद कौन व्यक्ति आया था? तो आप लोग भली भांति जानते हैं कौन व्यक्ति आया था बेटा, बताओ। तो गोकुल जाट के बाद कौन आया? राजा राम आया। राजा राम के बाद कौन आता है? चूड़ामन आता है। और चूड़ामन के बाद कौन आता है? बदन सिंह आता है। और आगे बदन सिंह के बाद कौन आएगा? महाराजा सूरजमल आएगा, जो 1761 की क्रांति में, जिसका आप लोगों को कुछ विशेष चीजें उनके बारे में पता चलेगी महाराजा सूरजमल के बारे में। तो भरतपुर और मथुरा दोनों को स्वतंत्र करने का काम किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? बदन सिंह के द्वारा। उसके बाद उत्तर प्रदेश और फर्रुखाबाद। कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश और फर्रुखाबाद।
उत्तर प्रदेश एंड फर्रुखाबाद। ये बेटा हिंदी में लिख लेना आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लेना हिंदी में, उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद। तो बंगस नवाब कौन है? तो जो बंगस नवाब थे उन्होंने क्या किया, फर्रुखाबाद और उत्तर प्रदेश को दोनों को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। किसके कार्यकाल के दौरान? मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल के दौरान। क्यों किया? क्योंकि उस समय बेटा जगह जगह पर विद्रोह हो गई थी, क्योंकि बादशाह क्या हो चुका था, अयोग्य हो चुका था और बादशाह की पॉपुलरिटी खत्म हो चुकी थी और अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपना आधिपत्य जमा रहे थे। तो उनको रोकने के लिए इन्होंने स्वतंत्र करना शुरू कर दिया अपने आप को। सरदार क्या हो गए, छोटे छोटे कबीलों से उठकर सरदार क्या हो गए, स्वतंत्र होने शुरू हो गए। जो पहले किसके अंडर में काम करते थे, मुगल सल्तनत के अंदर में काम करते थे, लेकिन आगे जाके ये क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए और इन्होंने क्या करनी शुरू कर दी, बगावत करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो गंगा और यमुना का दोआब का एरिया है बेटा, कौन सा एरिया? गंगा और दोआब का एरिया है। गंगा और यमुना दोनों के बीच का दोआब। दोआब समझते हो? अभी बताता हूँ दोआब क्या होता है। तो जो दोआब का एरिया है, इस दोआब के एरिया को किसने स्वतंत्र किया? तो रुदेलो ने कर दिया, रुदेलो द्वारा किया गया। क्या किया गया? इस एरिया को स्वतंत्र किया गया। क्या बेटा, ये मैं एक मैप बना देता हूँ छोटा सा भारत का। तो ये मैंने एक छोटा सा मैप बना है इंडिया का, देखो इसमें। तो यहां से निकली गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये गंगा क्या है, गंगा है। और इधर से निकलती है, ये है यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जो ये बीच का एरिया दिख रहा है बेटा आप लोगों को, इसको बोला जाता है दोआब। यानी कि दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको दोआब बोला जाता है। और जो दोआब का एरिया होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, उपजाऊ माना जाता है और वहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, अच्छी सभ्यता पनपती है और क्या होती है, जन्म लेती है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग निवास करते हैं क्योंकि फसल होगी बेटा। और कृषि पर तुम्हें पता, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, या अगर भारत की हम बात करें तो भारत का पूरा जो तंत्र है, जो पहले और आज भी किस पे टिका हुआ, कृषि पे टिका हुआ है। और किसी भी सभ्यता को पनपने के लिए या जीवित रहने के लिए या अच्छे तरीके से विकसित होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कृषि और पशुपालन की जरूरत पड़ती है। और वो कहां पर होती है, सबसे ज्यादा दोआब के एरिया में। तो यहाँ पर भी इस एरिया को भी किसने आजाद कर दिया, तो रुदेलो द्वारा कर दिया गया। ये सारे के सारे एरिया स्वतंत्र हो चुके थे किसके कार्यकाल के दौरान, मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल के दौरान। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि आज के बाद हम भारत के मुगल बादशाह के अंडर में कार्य नहीं करेंगे, ना तो उनकी बात मानेंगे, हम स्वतंत्र रूप से अपना राज्य चलाएंगे। तो इनके द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आगे चल के एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो जाता है, वो क्या होता है, बहुत बड़ी घटना घट जाती है। वो घटना क्या थी, उस घटना की बात करें तो हम, वो घटना ये थी कि 1739 में एक भारी आक्रमणकारी भारत के अंदर आक्रमण कर देता है। और जिस व्यक्ति का नाम है बेटा नादिर शाह। क्या नाम है, नादिर शाह। तो नादिर शाह बेटा भारत के अंदर आक्रमण कर देता है। और उस समय शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। एक बार स्टोरी को मैं थोड़ा स्किप करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग ये इतना नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, फिर आगे बढ़ेंगे। हम नादिर शाह के बारे में पढ़ेंगे, 1747 के करनाल के युद्ध के बारे में हम क्या बताएंगे आप लोगों को क्या था। तो इतना नोट कीजिए एक बार अच्छे से।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं साफ कर देता हूँ। देखो अब हम आगे बात करते हैं थोड़ी की, तो बात करते हैं 1739 की, 1739 की। तो अगर 1739 की बात करें हम लोग, तो 1739 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, एक बैटल हुआ था, जिसे करनाल का युद्ध या बैटल ऑफ करनाल कहा जाता है। देखो 739 में क्या हुआ, बैटल ऑफ करनाल। करनाल का युद्ध। अगर इस युद्ध के बारे में हम चर्चा करें तो एक तरफ थे भारत की तरफ से नेतृत्व करने वाले निजाम और सादत अली खां। ये दो व्यक्ति थे, निजाम हैदराबाद से और सादत अली खां अभी बताया कहां से, आप लोग समझ गए। और दूसरी तरफ कौन थे, नादिर शाह। नादिर शाह। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है और इतिहासकारों द्वारा ये कहा जाता है जो नादिर शाह है वो इस युद्ध में विजयी रहता है और निजाम और सादत खां दोनों हार जाते हैं। और कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा नादिर शाह भारत को 57 दिन तक लूटपाट मचाता है भारत के अंदर हैवी रूप से, यानी कि बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत उस स्तर पर इसने क्या करता है, ये भारत के अंदर लूटपाट मचा देता है। और इतिहासकारों द्वारा ये कहा जाता है कि भारत से लूटपाट करके 70 CR यानी कि 70 करोड़ की राशि के आसपास से भारत से लेकर जाता है उस समय। और साथ ही भारत के अंदर से एक मुख्य चीज उठा के लेके चला जाता है जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मयूर सिंहासन। और जिसके ऊपर आप लोग भली बातें जानते हैं, भारत का एक प्रसिद्ध हीरा जिसका नाम है कोहिनूर डायमंड या कोहिनूर हीरा, उसको भी लेकर कौन चला जाता है, नादिर शाह चला जाता है भारत से, क्योंकि वो मयूर सिंहासन के ऊपर लगा हुआ था। और मयूर सिंहासन को बनाने का कार्य किसने किया था, यानी कि पीकॉक थ्रोन को बनाने का कार्य किसने किया था, तो आप लोगों को बताया था शाहजहां ने बनाया था। लेकिन जो इसका वास्तुकार, जो इसका आर्किटेक्ट था, उसका नाम क्या था, बेबादर खां था। तो इसके बाद इतिहासकारों द्वारा ये कहा जाता है निजाम और सादत अली खां के आने के बाद ये दोनों आपस में रणनीति बनाते हैं और चालाकी से इनके द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पर तो कुछ पैसा नहीं है, आप दिल्ली जाओ और दिल्ली में कौन है, मोहम्मद शाहगिला है, उनसे युद्ध करो और वहां पर आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। ये बात कहने के बाद दिल्ली के अंदर आगमन यानी कि कौन कर देता है, नादिर शाह कर देता है और दिल्ली को लूटता भारी मात्रा में। और दीवान ने खास के अंदर से किसको उठाता है, ये मयूर सिंहासन वहीं पर रखा हुआ है दीवान ने खास के अंदर, तो वहीं से उठा के कौन चला जाता है, नादिर शाह चला जाता है। और नादिर शाह को बेटा ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को, यानी कि नेपोलियन ऑफ ईरान। अगर भारत के नेपोलियन की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त वंश के एक परम भागवत जिसने उपाधि धारण करी थी, एक प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त का नाम आता है। तो किसका नाम आता है, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसे ने कहा था, भारत का नेपोलियन, तो V.A. समित द्वारा कहा गया था। ऐसे ही इसे भी ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ का शासक था, ईरान का शासक था। तो 1739 का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुआ, 1739 के अंदर हुआ था। आप लोगों को याद रखना है, एक बार इतना उतारिए, नोट कीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं।
देखिए आगे इसके बाद क्या होता है, इसका सेनापति, किसका सेनापति, नेपोलियन का सेनापति भारत के अंदर आक्रमण करना शुरू कर देता है। किसका सेनापति, नादिर शाह का, जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली क्यों स्टार्ट कर देता है भारत के अंदर, क्योंकि 1747 में, कब की बात है, 1747 में मृत्यु हो जाती है किसकी, नादिर शाह की, और उसके बाद सारा राजपाट किसके अंडर में आ जाता है, अहमद शाह अब्दाली के अंडर में आ जाता है, और ये भारत की तरफ क्या करता है, आक्रमण करना शुरू कर देता है, और आक्रमण शुरू कर देता है। ऐसे ही जब बात आती है 1748 की, तो 1748 में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद शाह रंगीला की। किसकी मृत्यु हो गई, मोहम्मद शाह रंगीला की। अब मोहम्मद शाह रंगीला मर चुका है, अब इसका बेटा गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है अहमद शाह। क्या नाम है, अहमद शाह। कब तक चलता है उसका कार्यकाल, 1748 से लेकर 54 तक कार्यकाल किसका रहता है, अहमद शाह अब्दाली का रहता है। तो अगर हम बात करें इस वंश के, इस साम्राज्य के अगले मुगल बादशाह के बारे में, तो अगले मुगल बादशाह कौन थे, तो अहमद शाह अब्दाली। देखो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों को अहमद शाह अब्दाली के बारे में, बस इतना याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली। इसका कार्यकाल याद रखना आप लोगों को, कब तक है, 1748 यानी कि 1748 से 1754 तक किसका कार्यकाल था, अहमद शाह अब्दाली का। इसके कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक काम हुआ था, काम क्या हुआ था कि 6 बार आक्रमण हुआ था। किसका, 6 बार आक्रमण किया था किसने, अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया था इसके ऊपर, तो 6 बार किया था, और 1754 में इसकी भी डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, अहमद शाह अब्दाली की। बस इसके बारे में इतना याद रखना है। फिर अब इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है आलमगीर द्वितीय। क्या नाम है, आलमगीर द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1754 1754 से लेकर 1759 तक 1759 तक रहा है। तो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, आलमगीर द्वितीय के बारे में। और आलमगीर द्वितीय थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कार्यकाल के दौरान एक युद्ध हुआ था जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है, जो मुख्य और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बन चुके हुआ है, काफी बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न देखोगे अलग अलग एग्जाम के, अगर डीएसएसबी की बात करें, एचएसएससी की बात करें, या फिर एसएससी की बात करें, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम है, या फिर कोई केवीएस एनवीएस का एग्जाम है, मैंने काफी एग्जामों में देखा है ये जो प्लासी का युद्ध है ये काफी एग्जामों में मल्टीपल टाइम्स यानी कई बार आ चुका आप लोगों के एग्जाम में। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है, डेट याद रखनी, कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, ये चीजें भी याद रखनी है। तो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करने वाले हैं आलमगीर द्वितीय के बारे में, आलमगीर सेकंड। कार्यकाल की बात करें 1754 से 1759 तक। इसके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जो 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध करवाने से पहले आप लोगों को एक स्टोरी सुनानी बहुत जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये युद्ध हुआ है क्यों, क्या कारण था इस युद्ध के होने का। इतिहासकार ये कहते हैं कि
1756 में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसका नाम था काल कोठरी का कांड। क्या हुआ था? काल कोठरी का कांड या ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो उसमें क्या हुआ था, एक बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों को पकड़कर एक 18 बाय 15 के कमरे में डाल दिया गया था और अंग्रेजों की संख्या थी 146। कितनी थी? 146। और ये गर्मियों की बात थी, अप्रैल मई के आसपास की बात बताते इतिहासकार। तो उस समय उनको एक 18 बाय 15 के कमरे में डाल दिया गया और 146 अंग्रेजों को डाल दिया गया। और गर्मी इतनी थी, एक छोटे से कमरे में इतने व्यक्तियों को डालने के बाद 123 अंग्रेजों की क्या हो गई, ब्रिटिशों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उनमें से 23 व्यक्ति ही क्या बच पाए। और यह कहा जाता है इतिहासकार द्वारा, एक व्यक्ति था उन 23 व्यक्तियों में से ही जिसका नाम था विलियम नोवेल, और उसने जाकर इंग्लैंड के अंदर एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक को एक व्यक्ति द्वारा पढ़ा गया है जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसने उस पुस्तक को पढ़ा है और वो महारानी के पास लेके गया है, विक्टोरिया के पास में, और ले जाके उसने उस पुस्तक के बारे में बताया है। तो महारानी ने उस पुस्तक के बारे में सुनने के बाद उसको कहाँ पर भेजा है? भारत में भेजा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बना के? गवर्नर बना के। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर भारत कौन आता? रॉबर्ट क्लाइव आता है। और रॉबर्ट क्लाइव को क्या करना था? बदला लेना था। किससे? बंगाल के नवाब से। लेकिन कारण बात ये आती है कि भाई जो सिराजुद्दौला है उसने उन अंग्रेजों को उस फोर्ट विलियम के 18 बाय 15 के कमरे में डाला ही क्यों? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई या क्या दुश्मनी थी उनकी कि उसने उन अंग्रेजों को पकड़कर फोर्ट विलियम के 18 बाय 15 के कमरे में डाल दिया? हुआ क्या था, बंगाल का एक फेमस बाजार है जिसका नाम है कासिम बाजार। क्या नाम है? कासिम बाजार। तो कासिम बाजार में अंग्रेजों द्वारा आग लगा दी गई थी क्योंकि बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाबों ने कर लेना शुरू कर दिया था। मतलब कर लेते थे, किससे कर लेते थे? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने कर देने से मना कर दिया, तो उन्होंने इस चीज का विद्रोह करने के लिए अंग्रेजों ने कासिम बाजार जला दिया और सिराजुद्दौला ने उन अंग्रेजों को पकड़कर कहां पर डाल दिया? उसे एक कमरे के अंदर डाल दिया। तो फिर भारत के अंदर कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव आता है। लेकिन खुद इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि ये जो घटना है ये काल्पनिक मानी जाती है। कुछ इतिहासकार द्वारा ये भी कहा जाता है काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। कई इतिहास स्रोतों में इसका कई पर वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कई जगह ये कहा जाता है कि ऐसी कुछ घटना घटी नहीं थी। तो अगर हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है और भारत आने के बाद क्या करता है? दो फेमस व्यक्ति हैं, किसके? सिराजुद्दौला के, जिसमें एक का नाम क्या है? राय दुर्लभ है। क्या नाम है? राय दुर्लभ है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? आप भली बातें जानते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है? तो मीर जाफर है। कौन है? मीर जाफर है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज व्यक्ति है ना, वो थोड़ा दिमाग से वार करते हैं, मेंटली क्या करते हैं? तीर चलाते हैं अंग्रेज। तभी तो कहते हैं वो सियाने हैं। इतिहास में पढ़ोगे तो बनियों का देश किसे कहा जाता है, एग्जाम में तुम पढ़ोगे ना कभी इतिहास के अंदर डीप पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा। एक लाइन आती है, बनियों का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूके को कहा जाता है, इंग्लैंड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक भी व्यापार में उन्हीं का आधिपत्य रहा है। व्यापार में वे क्या थे? महारत हासिल थी उनको, सबसे ज्यादा व्यापारी वहीं पर हो गए। तो व्यापार में महारत हासिल थी, इसलिए उनको बनियों का देश कहा जाता है, क्योंकि व्यापार सबसे ज्यादा बनिए करते हैं आज के टाइम पे भी। तो इसलिए अंग्रेजों ने भारत पर क्या करा था? व्यापार के लिए ही आगमन किया था। लेकिन भारत के अंदर उनकी स्थिति देखकर, भारत के लोगों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को देखकर उन्होंने भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा? मीर जाफर को रात को बुलाया, पैक सैग लगाई दोनों ने, मीर जाफर ने भी और रॉबर्ट क्लाइव ने भी, और बातों बातों में पटा के किसको पटा लिया? मीर जाफर को। और कहा कि भाई बात ऐसे है, आज से तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, ठीक है? तो दोनों ने
बातचीत करी, दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये था, रॉबर्ट क्लाइव ये बोला, अगर सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह में अगर तू हमारा साथ देता है तो अगला नवाब तू है। कौन? मीर जाफर। तो ये बात पसंद आ जाती है किसको? मीर जाफर को। अब हुआ क्या, ये कहा जाता है कि 5000 सैनिक थी किसके पास में? सिराजुद्दौला के पास में। इसमें से 4,500 के आसपास लगभग किसके पास सैनिक थे? मीर जाफर के पास में। जब युद्ध होता प्लासी का, तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी तरफ कौन थे? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के सेनापति कौन? मीर जाफर। जैसे प्लासी के मैदान में आते हैं दोनों, तो आते ही होता क्या है, जो मीर जाफर है वहीं पर पलटी खा जाता है और घूमकर किसके पास चला जाता है? रॉबर्ट क्लाइव के पास। और धोखा दे देता है किसको? सिराजुद्दौला को। और इस युद्ध में कौन हार जाता है? सिराजुद्दौला हार जाता है। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो प्लासी के युद्ध में किसकी विजय होती है? तो याद रखना आप लोगों को, तो किसकी विजय होती है? रॉबर्ट क्लाइव की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो किस किस के बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर, जो बाद में किसके साथ जाकर मिल गया था? और राय दुर्लभ। तो ये दो व्यक्ति थे। और कौन हार गया इसमें? सिराजुद्दौला हार गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो बैटल ऑफ प्लासी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मैंने स्टोरी बताई है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन जो कालकोठरी का कांड है उसमें कुछ इतिहासकार ये बोलते ही सच्चाई नहीं है, ठीक है, और उसे बोलते ही सच है। तो हम वास्तविक रूप से इन्हें कह सकते सही है या गलत है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना याद रखना, प्लासी का युद्ध क्या कारण था। अब देखो आगे, इसके बाद आलमगीर द्वितीय के बाद भारत का अगला शासक कौन बनता है? शाह आलम द्वितीय बनता। कौन बनता? शाह आलम द्वितीय बनता। इतना नोट कीजिए एक बार। देखिए आगे चलते हैं। सेवनटीन 59 में इसकी डेथ हो जाती है आलमगीर द्वितीय की। और आलमगीर फर्स्ट की बात करें तो मैंने बताया था आप लोगों को औरंगजेब को कहा जाता। तो शाह आलम द्वितीय। डेट देखिए 1759 से 1806 तक। अब साल थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके कार्यकाल के दौरान भी युद्ध हुआ जो महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं किसके कार्यकाल के दौरान? शाह आलम द्वितीय। तो एक तो होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और एक क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बिहार के अंदर एक जगह बक्सर, तो वहां पर होता है बक्सर का युद्ध। तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो 14 जनवरी 1761 को एक बैटल होता है जिसे बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध। किस किस के बीच में होता है?
तो एक तरफ थे मराठा, कौन थे? मराठास, जिसका नेतृत्व सदाशिवराव ने किया था, सदाशिवराव। और दूसरी तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, और जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय रहता है और मराठा हार जाते हैं और सदाशिवराव मारा जाता है। और पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी विजय होती है? ईरान के नेपोलियन नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली की विजय हो जाती है। उसके बाद एक विशेष युद्ध लड़ा जाता है शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल के दौरान ही 14 अक्टूबर 1764 को। कब? 14 अक्टूबर 1764 को, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। बक्सर का युद्ध। अब ये दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा जाता है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ कौन है? भारत का मुगल बादशाह है। और कौन है? बंगाल का नवाब है। और कौन है? अवध के नवाब है। तो अगर हम बात करें तो अब क्या करते हैं, जितने भी नवाब हैं और मुगल बादशाह है सब एक साथ मिल जाते हैं, किसको लाने के लिए? अंग्रेजों को लाने के लिए। अब एक तरफ तो होती ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ होते हैं तीन व्यक्ति, जिसमें शाह आलम द्वितीय, इधर लिख देता हूं स्पेस में थोड़ा, और शाह आलम के साथ मीर कासिम बंगाल का नवाब और सुजाउद्दौला और कौन है? सुजाउद्दौला। और इसमें ये तीनों हार का सामना करते हैं और हेक्टर मुनरो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजय रहती है। यानी कि 1764 में 14 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में किसकी हार होती है? तो किसकी हार होती है? भारत के मुगल बादशाह और भारत के नवाबों की हार हो जाती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रहती है। इसके बाद अंग्रेज दोबारा से 1803 में, कब की बात है? 1803 में दोबारा से दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और अधिकार कर लेते हैं मुगल बादशाह पर। 1803 में आक्रमण कर मुगल बादशाह को पेंशनी बना देते हैं। मुगल बादशाह को पेंशनी बना देते हैं। यानी कि 1803 में दोबारा से अंग्रेज आक्रमण करते हैं मुगल बादशाह के ऊपर और दिल्ली के अंदर आक्रमण करके अधिकार करके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या कर देते हैं? पेंशनी बना देते हैं। उसके बाद 1806 में मृत्यु हो जाती किसकी? शाह आलम द्वितीय। तो इसके बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बनता है, जिसका नाम है अकबर द्वितीय। क्या नाम है? अकबर द्वितीय। क्या हुआ था? अंग्रेजों ने मतलब वास्तविक रूप से देखे तो शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में ही क्या कर लिए थे? पूर्ण रूप से पैर पसार लिए थे। यानी कि अब जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई थी? भारत की मुगल बादशाह के बाद में किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अब मुगल बादशाह को चलाने का काम कौन कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। उसको पेंशनी बना दिया, पैसे देने शुरू कर दिया, भाई तू पेंशन ले, काचे काट, ठीक है, हम चलाएंगे भारत को। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। अब
1806 में मृत्यु होने के बाद अब अगला शासक कौन बनता है, अगला मुगल बादशाह कौन बनता है, तो अकबर द्वितीय बनता है, जो 1806 से 37 क्या करता है, राज करता है। तो आगे चलते हैं, हम साफ कर लेता हूं। तो ये दो युद्ध बेटा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध मैंने अभी आप लोगों को करवाया है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था हरियाणा के अंदर एचएससी ग्रुप डी, जिसमें 13,500 वैकेंसीज आई हुई थी, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। और बैटल ऑफ बक्सर काफी बार एसएससी पूछ चुकी है इसको, सीजीएल वगैरह के एग्जाम में काफी बार आ चुका है, और डीएसएससी तो हर बार इसको रिपीट करती रहती है। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले शासक के बारे में, जिसका नाम क्या है, अकबर द्वितीय। क्या नाम है, अकबर द्वितीय। इसका कुछ ज्यादा याद नहीं रखना आप लोगों को। 1830 में इसने एक टाइटल दिया था, एक उपाधि दी थी, किसको, राम मोहन राय को, राम मोहन राय को। उपाधि लिख देता हूं, एक मिनट, राजा, राजा का टाइटल दिया, राजा। और ये राजा की उपाधि किसको दी गई, राम मोहन राय को। राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा। कब, 1830 में। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है, किसके बारे में, अकबर द्वितीय के बारे में। अब इसके बाद अगला मुगल बादशाह आता है, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल बादशाह, 1837 1837 से लेकर 1857 तक कौन गद्दी पर रहा, बहादुर शाह जफर। इसे उर्दू शायर कहते हैं, क्या कहते हैं, उर्दू शायर कहते हैं। जफर की बात करें बेटा, तो जफर इसकी कलम का नाम है। ये क्या करता था, जफर कलम से क्या करता था, शायरी लिखता था। क्या करता था, शायरी लिखता था, शायर था। तो जब इसको लेके जा रहे थे ना, जब इसको रंगून लेके गए थे बर्मा के अंदर, तब इसने शायरी करी थी, तभी फेमस हुई थी इसकी शायरी। मेरे को कुछ एक लाइन याद आ रही, शायद कल ये तो नहीं है, मतलब समझ जाना आप कि ए जफर कितना बदनसीब है तू, ए जफर कितना बदनसीब है तू, 2 गज धरती नहीं मिली तुझे अपने वतन में दफनाने के लिए। तो ये बात किसने बोली थी, जफर ने बोली थी। उर्दू शायर थी, इनकी कलम का नाम क्या था, जफर था। तो अंतिम में और लास्ट में ना, सॉरी, फर्स्ट में और लास्ट में थोड़ा डिफरेंस है। वो बहादुर शाह है, वो जफर नहीं है, वो बहादुर शाह है, ये बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह की बात करें तो वो पहले नंबर वाला, ठीक है, यानी कि जिसे शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है। अगर बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 की क्रांति वाला। तो इसने क्या करा था, 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्या किया था, नेतृत्व किया था। कौन सी क्रांति का, 1857 की क्रांति का। फिर इसको बेटा याद रखना, कब की बात है, तो याद रखना कब की बात है, 1857 की बात है। 1857 को ही, अगर डेट की बात करें हम, 19 सितंबर 1857 को इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट निकलसन एंड, क्या नाम था, निकलसन, हाँ निकलसन नाम था बेटा, क्या नाम था, लेफ्टिनेंट
निकलसन द्वारा इसको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करके कहाँ लेके गए थे इसको, तो याद रखना रंगून लेके गए थे। कहाँ पर, रंगून। रंगून जो कहाँ पर है, बर्मा के अंदर, ठीक है। उसको काला पानी की सजा बोलते हैं, ठीक है। उस समय क्या बोलते थे, काला पानी की सजा बोलते थे। रंगून के अंदर लेके जाया गया था, किसको लेकर चले गए थे, तो बहादुर शाह जफर को। इसको लेफ्टिनेंट निकलसन और हडसन ने गिरफ्तार किया था। तो आप देख लेना ऑप्शन में हडसन आया, निकोलसन आया, कौन सा एक आया। तो रंगून लेके चले गए थे बर्मा। बर्मा को वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है वर्तमान में, म्यांमार कहा जाता है। और म्यांमार को अलग से एक देश का दर्जा 1937 में प्राप्त हुआ था। यानी कि 1937 को अगर हम ये बोले तो देश की तो बात नहीं करते, अगर हम बात करें तो इसको भारत से अलग किया गया था। भारत से सेपरेट करके एक अलग देश का दर्जा दे दिया गया था कि इसको पहले भारत का हिस्सा होता था। भारत के अंदर एक एक्ट आया था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में क्या कर दिया गया था, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था। पहले जो बर्मा का एरिया है वो भारत के अंदर ही क्या होता था, गिना जाता था, भारत के अंदर ही मिला हुआ था। जैसे कि बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, म्यांमार भी भारत का हिस्सा था। ये सारे हिस्से किसके थे, भारत के थे। धीरे धीरे इनके क्या होते हैं, सेपरेशन हो सके। जैसे कि 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हो गया, पाकिस्तान एक अलग सेपरेट कंट्री बन गया। बांग्लादेश की बात करें तो कब आजाद हो गया, 1971 में, वो भी एक अलग क्या बन गया, देश बन गया, बांग्लादेश बन गया। फिर ये उससे पहले क्या थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। म्यांमार को 1937 में क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। तो अब क्या होगा, मुगलों का पतन हो गया 1857 में खत्म हो गए। कौन, मुगल साम्राज्य क्या हो गया, खत्म हो गया। डाउनफॉल ऑफ मुगल क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया आप लोगों का बिल्कुल अच्छे तरीके से। और मुगलों का भी पूर्ण रूप से पतन हो गया। अब कोई मुगल बादशाह नहीं बचा। पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अंग्रेज सरकार को चलाना शुरू कर चुके थे। कुछ ये भी कारण था कि 1853 में 1848 से 1856 तक एक व्यक्ति था जो कूटनीति में माहिर था। क्या था, कूटनीति में माहिर था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने थोड़ा ये फूट डालने वाला सिस्टम सा चला दिया। यानी कि भारत के अंदर क्या, किसका साम्राज्य, किसका विस्तार करो, इंग्लैंड का, यानी कि अंग्रेजों का विस्तार करना शुरू कर दो। यानी कि इंग्लिश सत्ता स्थापित हो जाए इंडिया के अंदर। और वो व्यक्ति कौन था बेटा, लॉर्ड डलहौजी था। वो भारत के अंदर आया व्यापार करने के लिए, उसने रेल चालू कर दी कि अच्छी बात है, विकास हो गया भारत का, अच्छी बात है। लेकिन वो एक नीति लिया, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट, यानी कि अड़प की नीति, जिसको क्या बोलते हैं, अड़प की नीति भी कहा जाता है। जिसके तहत क्या कर लिया, देशी रियासतें थी, जो आसपास के स्वतंत्र इलाके थे, झांसी हो गया, सतारा हो गया, ठीक आवत हो गया, इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नीति चला दी कि अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो क्या कर देगा, उस राज्य को छोड़ देगा, उसके ऊपर किसका अधिकार हो जाएगा, अंग्रेजों का। वो किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं ले सकता था। राजा जो स्वतंत्र राजा था, अगर गोद लेकर उसने कोई भी दंतक पुत्र मान लो, जैसे कि संतान यानी कि गोद लिया अगर शासक बनता है तो उसको अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, राजा नहीं माना जाता था और उसको मार दिया। यानी कि उस पे पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो जाता था, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता था। और उन के बीच में युद्ध होता था अंग्रेजों को बीच में, किसके साथ में, तो स्वतंत्र राजाओं के साथ में। तो उस नीति के कारण झांसी, सतारा, अवध, ठीक है, उदयपुर, ये हड़प लिए गए थे, ठीक है। और कुछ इन्हीं की वजह से आगे जाकर 1857 उनकी क्रांति ने एक विशाल रूप धारण कर लिया था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसको भी तो अपना वो कर दिया गया था, क्या बोलते हैं, दबा दिया गया था इसे भी। तो ये भी बात ये है कि बस एक चिंगारी सी तो लग गई थी 1857 की क्रांति में, लेकिन इनके द्वारा उसको दबा दिया गया ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे, ताकि मतलब ये जो लोगों ने दिक्कत समस्याएं खड़ी की हुई हैं, इनमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम संगम वंश पे बात करेंगे और फिर आगे चलकर आर्यभट्ट वंश, तुलु वंश, सुलु वंश, सारे पढ़ने हैं।
ठीक है। और एक बेटा विशेष ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने वाली है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला आप लोगों का। तो वो मेरे हिसाब से भी हफ्ता या 10 दिन के अंदर आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, नोटिफिकेशन डाल देगी सरकार, जिसमें मेरे को यह लग रहा है उसमें हिस्ट्री के प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो थोड़ा हाँ, जिस बच्चे का नेट वगैरह क्लियर हो रहा हो या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, उस पेपर की तैयारी करनी शुरू कर देनी है अभी से, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिर्फ टाइम बहुत कम मिलने वाला, 2 या 3 महीने के आसपास समय मिलेगा आप लोगों को। एग्जाम के लिए समय नहीं है बिल्कुल भी आपके पास, तो जल्दी से जल्दी तैयारी करनी स्टार्ट कीजिए आप। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और आपके जो निजी मतलब आसपास के जो वनडे एग्जाम हो रहे हैं, SSC या HSC जो भी हो रहे हैं, उन पे फोकस डालना शुरू कर दीजिए। और ये पढ़ना जरूरी है आपके लिए, नोट्स बना लो प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अवेलेबल भी करवा दूंगा मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हिस्ट्री बाय शिवम सर, वहां पर भी आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएगी इससे रिलेटेड। या कोई भी आपकी क्यूरी है या किसी भी प्रकार की समस्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शिवम बानखड़ मेरी एक मतलब ऑफिशियल आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप जाओगे तो सर्च करोगे, वहां पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम से भी आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए ओपन है, आप मैसेज कर सकते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और युवा बूस्टर एकेडमी के प्लेटफॉर्म की जो आईडी है या जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। या कोई भी आप लोगों को इशू आ रहा है उसके बारे में भी आप लोग मतलब हमारी जो क्या है टीम है उससे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हम अगली क्लास में देखते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।